हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शिक्षा विंडो। मेरा नाम अमृत लाल है और मैं एक मैथमेटिक्स मेंटर हूँ। और आज के क्लास में हम लोग मिले हैं मैथ ऑनर से जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए। और उनके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और इसी टॉपिक को आज हम लोग करने वाले हैं। इस टॉपिक को करने से पहले हम दो तीन बात छोटा छोटा डिस्कस करने वाले हैं आपसे, ताकि इस टॉपिक के अंदर जब हम लोग एंट्री करें तो एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके और बेहतर से बेहतर पोजीशन तक जा सके। पहली बात जो है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, उसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली किसको बोलते हैं? व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स बेसिकली एक नंबर का खानदान है। किस तरह के नंबर का खानदान है? जिसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह के नंबर आते हैं। साथ ही साथ -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, इस तरह के नंबर को रखने वाला खानदान को ही हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अब ये जो नंबर का खानदान है, इसमें जो इतना खानदान है, इस खानदान में जो मेंबर बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इतना इस खानदान के इतने मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और केवल 0 को हम लोग बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। ये एक छोटा सा टर्म था इंटीजर, जो यूज होगा, जिसको मुझे लगा बताना जरूरी है, बता दिया। दूसरा जो टर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये सब क्लास 9, 8 की बातें हैं। पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, जिसके अंदर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जिसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसका पावर पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर बोलने का क्या मतलब है? या तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या तो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का जो इंटीजर्स है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो अगर जैसे मान लीजिए इस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के नाम पे कौन है? एक्स। एक्स का पावर कितना है? 1। क्या 1 नॉन निगेटिव इंटीजर के खानदान में बिलोंग करता है? तो हाँ, तो इसका मतलब है कि ये पोलिनोमियल है। अब चूंकि ये पोलिनोमियल तो है, इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। इसलिए इस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जांपल देना चाहेंगे, x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। पहली बात तो ये कि एक्सप्रेशन है क्या? एक्सप्रेशन में वेरिएबल कहां कहां पर है? पहला टर्म में है, दूसरा टर्म में है। वेरिएबल चाहे जहां जहां भी हो, यहां पावर कितना है? 2। क्या ये नॉन निगेटिव इंटीजर के खानदान में बिलोंग करता है? यहां पर पावर कितना है? 1। क्या ये नॉन निगेटिव इंटीजर के खानदान में बिलोंग करता है? क्योंकि यहां पर x के पावर 2 है, यहां पर x के पावर 1 है, और ये सभी के सभी नॉन निगेटिव इंटीजर के खानदान में बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम इसको भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। और चूंकि यहां पर जो मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री है इस एक्सप्रेशन का, वो 2 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझो x प्लस ऑफ 1/x, क्या ये एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये पोलिनोमियल है? तो देखते हैं। पहली बात तो ये कि यहां पर जो x है उसका पावर 1 है, लेकिन यहां पर जो x है, यहां पर x डिवाइड में है, डिवाइड में।
और जब तक किसी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल डिवाइड में होगा तब तक वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है हमें डिसाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी वेरिएबल डिवाइड में है उसको डिवाइड से हटाना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम वेरिएबल को डिवाइड से हटाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, x प्लस ऑफ, इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे, x के पावर -1। फिर से एक बार क्वेश्चन है, क्या ये एक्सप्रेशन है? हाँ, यहाँ पर वेरिएबल कहां पर है, पहला टर्म में भी है और दूसरा टर्म में भी है। पहला टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, 1, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर के खानदान में बिलोंग करता है। लेकिन दूसरा टर्म में वेरिएबल के पावर कितना है, -1, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर के खानदान में बिलोंग नहीं करता है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम पॉलिनोमियल ही नहीं हो, पॉलिनोमियल नहीं हो। तो ये पॉलिनोमियल समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग दो चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ना मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ते समय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फील तब हो पाएगा जब आप ये छोटी छोटी बातें जानें। एग्जांपल के लिए इंटीजर और पॉलिनोमियल। एक दो बात और बात करेंगे भी हम, जिसमें तीसरा नंबर है कि हम लोग रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल सा बात है, इसमें ज्यादा बहस नहीं करेंगे। रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में, इस लक्षण में, जहां पर p जो हो ना वो इंटीजर के खानदान का मेंबर हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, और q जो हो ना वो भी किसी खानदान के मेंबर हो, इंटीजर के खानदान का ही मेंबर हो। लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अरे 0 भी तो इंटीजर के खानदान का मेंबर है ना, तो भैया आप इंटीजर के खानदान के आदमी तो है लेकिन 0 तो नहीं है, और आप कुछ हो सकते हैं, p कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई नंबर p/q के फॉर्म में हो जहां पर p जो है वो इंटीजर के खानदान का आदमी हो, इंटीजर के खानदान का आदमी हो, q जो है वो भी इंटीजर के खानदान का आदमी हो, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब उस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। अब इतना टॉपिक समझने के बाद हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, जिसके लिए आज के क्लास में लोग मिले हैं, जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय। तो बेटा देख, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है बेसिकली इतना तो उम्मीद कर सकते हैं तुमसे कि तुमको जब ऐसा लिख के दिया जाएगा तो तुम ये समझ पाओगे कि अच्छा इंटीग्रेशन करने की बात हो रही है, इतना तो उम्मीद किया जा सकता ना है। हाँ, तो ऐसा लिख के दिया जाएगा तो तुमको समझना है कि इंटीग्रेशन करने की बात हो रही है। जैसे कि तुमको जब ये लिख के दिया जाता है तो तुमको क्या समझ में आता है कि प्लस करने की बात हो रही है, या ऐसा लिख के दिया जाता है तो क्या समझ में आता है कि मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार ये लिख के दिया जाएगा तो तुमको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन करने की बात हो रही है। तो इंटीग्रेशन करना किसको है भाई साहब, इंटीग्रेशन जिसको भी करना होता है वो यहाँ बैठते हैं। करना किसका होता है बात करेंगे, लेकिन जिसको भी करना होता है वो यहाँ बैठते हैं और साथ में dx भाई भी बैठता है। अब ध्यान से समझो, अगर तुमको याद नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बात याद करा देते हैं। ये जो तुमको दिख रहा है फोटो, ये फोटो को बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है जिसको तुमको इंटीग्रेट करना होता है, बेसिकली वो फंक्शन होता है। किस क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। लेकिन जो फंक्शन यहाँ होता है ना, जिसको इंटीग्रेट करना होता है, उसका एक नया नाम रखा गया है यहाँ पर ही, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। और तुम इसको क्या बोला, इसको एक बार बोल के बताओ क्या बोल रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको देख के तुमको क्या फील होना चाहिए कि क्या करने की बात हो रही है, इंटीग्रेशन करने की बात हो रही है। और ये भाई साहब को बस बोला गया कि आप जो है ना एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चूंकि तुम क्लास 12 में पढ़ के आया होगा तो बस जस्ट हम रिकॉल कर दिए, इससे ज्यादा बेसिक के अंदर नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है
कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जिस भी तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता है, जिस भी तरह के इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता है, वो दिखता ऐसा है, px बाई ऑफ qx के फॉर्म में। वो दिखता ऐसा है, px बाई qx के फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना, तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर में जिस तरह के भी इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाएगा, उस इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेंड भाई साहब होंगे वो दिखेंगे किस फॉर्म में, px बाई qx के फॉर्म में। जहां पर भाई जो ये px है ना, वो कोई पॉलिनोमियल होगा। कौन होगा? पॉलिनोमियल होगा। यही पॉलिनोमियल जो थोड़ा देर पहले बताए थे। और जो qx भाई साहब है ना, वो भी क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। वही पॉलिनोमियल जो थोड़ा देर पहले बताए थे। लेकिन नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है वो कभी भी किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जीरो भी अपने आप में एक तो पॉलिनोमियल भी है। तो अब हम जब बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल होगा ऊपरे वाला, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। माने ऊपरे वाला जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन नीचे वाला जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह के रूप में दिखने वाले इंटीग्रेंड को, फंक्शन को इस टॉपिक के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा और बेसिक के अंदर जाएंगे। नहीं, अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, ध्यान समझो। यहां पर हम लोग ये समझे अभी तक कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो भी इंटीग्रेंड मिलेगा वो इस फॉर्म में होगा, और वहां पर ये वाला पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन नीचे वाला जो होगा वो जीरो पॉलिनोमियल के बराबर नहीं होगा। अब ध्यान समझना, क्योंकि यहां का जो फंक्शन है जिसको हम लोग इंटीग्रेंड बोला करते हैं, इंटीग्रेंड बोला करते हैं, वो किस फॉर्म में है? px बाई, जहां पर qx किसके बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए ये जो यहां पर इंटीग्रेंड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन अभी अभी तो समझाए थे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हुआ करता था? p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ करता था। वहां पर p भी नंबर और q भी नंबर हुआ करता था। अब यहाँ पर चूंकि px बाई qx के फॉर्म में है, तो भाई रेशनल तो है, लेकिन चूंकि यहाँ पर px भी पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई फंक्शन है, qx भी कोई पॉलिनोमियल यानी कि कोई फंक्शन है, तो हम लोग उसको कैसा फंक्शन बोल देंगे? रेशनल फंक्शन। अब यहाँ रेशनल फंक्शन जो है ना, वो हमको दो तरह का मिलेगा बेसिकली। पहला रेशनल फंक्शन का नाम है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और दूसरा रेशनल फंक्शन का नाम है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब ध्यान से सुनो, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उससे पहले छोटा मोटा बात यहां समझते हैं कि जैसे ही तुमको इंटीग्रेंड के रूप में प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिलेगा या फिर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिलेगा, तो तुम जानोगे कैसे कि भाई साहब कौन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और कौन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? तो जब भी तुमको यहां पर px बाई qx जो इंटीग्रेंड मिलने वाला है, वहां पर अगर डिग्री जो है, डिग्री किसका? ऑफ px, डिग्री ऑफ px अगर लेस देन होगा किससे? डिग्री ऑफ qx से, तो तुमको यह समझना है कि कैसा रेशनल फंक्शन है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, तो समझना है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और जब ये समझ में आ गया कि जो दिया हुआ इंटीग्रेंड है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट अप्लाई
यहां पर बोल रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट अप्लाई होगा, डायरेक्ट अप्लाई होगा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और जैसे ही इसके बारे में थोड़ा सुन लो बढ़िया से, जैसे ही तुम्हारा डिग्री जो है, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किससे, डिग्री ऑफ qx से, तब समझ जाना कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन की बात हो रही है। और जब तुम्हारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा इंटीग्रेंड के रूप में, तो उस दिन सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, बात करेंगे जब हम इसका क्वेश्चन लेंगे तब। फिलहाल इतना समझो कि जब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिलेगा तो हमको सबसे पहले उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट होगा हम फिर से डायरेक्ट अप्लाई होगा पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम लेकर के सारा बात को कनेक्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहे हैं, हमको बोला जा रहा है इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a इंटू ऑफ x माइनस ऑफ b। अब समझो बढ़िया से ध्यान, हमको यहां पर इंटीग्रेट करना है भाई इस फंक्शन का x डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू x माइनस b का। पहले ध्यान से देखो और समझो कि यहां पर जो इंटीग्रेंड के जगह पे है, क्या वो px बाई qx के फॉर्म में है, px के जगह पे क्या है x, और qx के जगह पे क्या है x माइनस a इंटू x माइनस। साफ साफ दिख रहा है कि qx के जगह पे जो है वो 0 के बराबर तो नहीं। अब दूसरा बात कि ठीक है, इंटीग्रेंड जो है वो px बाई qx के फॉर्म में तो है, क्या px के जगह पे जो है वो पॉलिनोमियल है कितना डिग्री का, 1 डिग्री का। क्या qx के जगह पे जो है वो पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री का है। तो भाई साहब आप भी पॉलिनोमियल है, आप भी पॉलिनोमियल है, आप px बाई qx के फॉर्म में है, और नीचे वाला जो qx है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि आप कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन के अंदर जो px के जगह पे है वो कितना डिग्री का है, ये वाला जो फंक्शन है px के जगह पे वो 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, और नीचे वाला जो qx के जगह पे है वो वाला 2 डिग्री का है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ऊपरे वाला का डिग्री नीचे वाला का डिग्री से कम है, और चूंकि ऊपरे का जो डिग्री है वो नीचे वाला का डिग्री से कम है, इसलिए यहाँ पर जो इंटीग्रेंड है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और चूंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेंड है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब सवाल ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता कैसे है। पहले सुन लो बढ़िया से, ई वाला तो साबित हो चुका कि भाई साहब आप क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब चूंकि आप प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो डायरेक्ट क्या अप्लाई होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। अब सवाल है कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कैसे होता है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका और समझाते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होने का क्या मीनिंग है। अब समझते हैं आगे। सबसे पहली बात तो ये कि इफ यू वांट टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन देन यू हैव टू प्रोसीड लाइक दिस। एट फर्स्ट आपको मानना पड़ेगा आपका जो इंटीग्रेंड है x बाई x माइनस ए इंटू ऑफ x माइनस बी को किसके बराबर, ध्यान से सुनो, a डिवाइडेड बाई a मतलब कोई कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में नीचे वाला का कोई एक फैक्टर, नीचे वाला का कोई एक फैक्टर क्या है वो x माइनस ए, प्लस
बी डिवाइडेड बाई नीचे वाला का फिर से कोई एक और दूसरा फैक्टर, क्या है वो, एक्स माइनस ऑफ बी। सबसे पहले आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। सबसे देखिए यहां पर जो भी आपका इंटीग्रेंड होगा ना, इंटीग्रेंड को बेसिकली किस तरीके से पार्शियली ब्रेक करना है इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगा। अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से छोटा मोटा बात सिखाते जा रहे हैं। इंटीग्रेंड के नाम पे मेरे पास जो कुछ भी था एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, चूंकि इसमें जो नीचे वाले बात है उसमें ये भी लीनियर है, मतलब पॉलिनोमियल 1 डिग्री का, और ये भी लीनियर है यानी कि पॉलिनोमियल 1 डिग्री का। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऊपर एक कांस्टेंट लिखेंगे और नीचे वाला सिंपली एक बात लिख देंगे, प्लस का साइन देंगे। और चूंकि दूसरा वाला जो फैक्टर है वो तो भी लीनियर है, इसलिए यहाँ पर एक और फिर कांस्टेंट का नाम है बी लिखेंगे और चुपचाप नीचे वाला लिखेंगे। अब इस बात को समझो, ये जो काम किए हम लोग बेसिकली क्या किए हैं उसको समझ लो। हम लोग 4 के जगह पे 2 + 2 लिखने जैसा काम कर रहे हैं। मतलब कि अभी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वापस ये इसी के बराबर आ जाएगा। जैसे कि 2 और 2 4 को 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार। लेकिन यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि कौन ए होगा और कौन बी होगा, जिसको यहां रखा जाएगा और इधर वाला को कैलकुलेट किया जाएगा तो इधर वाला मिल जाएगा। कौन ए होगा कौन बी होगा, तो वो एग्जैक्ट ए और बी को फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो देखते जाइए। सबसे पहली बात, यहाँ सिंपली जेब का ते उतरेगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस ऑफ ए इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी एलसीएम हुआ। यहाँ पर ये वाला भिड़ गया तो ए के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस बी, प्लस यहाँ पर एक्स माइनस बी भिड़ गया तो बी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस ए। दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि दोनों तरफ ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x इज इक्वल टू ए इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ बी इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए। अब ध्यान से सुनो जो बोलने वाले, ये सब जो मेहनत कर रहे हैं वो केवल ए और बी को फाइंड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम वो ए बी निकाल सके जिसको जब यहां रखा जाए और इसको कैलकुलेट किया जाए तो वापस ये इसी के बराबर आ जाए। और जब हम इस तरीके से प्रोसेस को करते हैं, किसी भी इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका यूज करके, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। इसके आगे प्रोसीड करते हैं, समझो बात को। जब कभी भी तुम ऐसे करोगे ना, इस तरीके से प्रोसेस करोगे ना, तो आखिरी में जो बच जाएगा वो कहलाता, वो हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी। क्या होगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये भी अपने आप में क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का खास बात क्या है कि एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर होगा किसी भी एक्स वाई के वैल्यू पर। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि आप आइडेंटिटी है, तो अगर हमारा मन किया कि एक्स के जगह में 5 रख करके एलएचएस निकाले और आरएचएस निकाले तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। मेरा मन किया कि एक्स की जगह पे 10 रख के एलएचएस निकाले आरएचएस निकाले तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अब चूंकि हमको यहाँ पर ना ए और बी का वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि हम एक्स के जगह पे कोई भी बात को पुट करेंगे तो एलएचएस आरएचएस हमेशा क्या होगा, इसलिए जानबूझ करके हम सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जानबूझ करके हम क्या करने वाले हैं कि पुट करने वाले हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 1 डालने वाला, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि x इक्वल टू अगर a डालेंगे तो LHS RHS से क्या आएगा, बराबर। तो x इक्वल टू a डालें, LHS RHS के बराबर आएगा, और a डालने के चक्कर में क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और उस चक्कर में क्या निकालना है, a, और हमको a ही निकालना है और हमको b a निकालना है। ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। जब x इक्वल टू a डाले तो इक्वेशन 1 क्या दिया, इक्वेशन 1 क्या दिया, देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, व्हाट इंप्लाइज दैट, x इक्वल टू a डालना है, इधर का आएगा a इज इक्वल टू a इंटू ऑफ x के जगह पे क्या डाले हैं, a माइनस ऑफ b प्लस ऑफ b इंटू ऑफ x के जगह क्या डाले हैं, a माइनस ऑफ a।
दिस implies that तो यहां पर दिस implies that a is equal to a into of a minus b plus of b into of 0. This implies that a is equal to a minus b into of a और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो उसका कहानी खत्म। और दिस implies that a is equal to आया स्मॉल a डिवाइडेड बाई स्मॉल a माइनस ऑफ b, और हमको a b ही निकालना था जिसमें a निकल गया। फिर से हम इस आइडेंटिटी के अंदर x की जगह पे तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की जगह पे a तो हम इसलिए पुट किए ताकि हमको ये दिख रहा था कि x की जगह पे a रखने के बाद हम एक टर्म को 0 बना सकते थे, तो एक टर्म से एक कांस्टेंट निकल जाएगा, यहाँ a b में से कोई एक निकल जाएगा। तो फिर से हम एक बार फिर चालाकी करेंगे, x की जगह पे फिर से कोई एक वैल्यू लेंगे जिसके चक्कर में e वाला गायब हो जाएगा, और उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू b, ताकि ये 0 हो जाए और इस बार b निकल जाए। अगेन पुटिंग x इक्वल टू b, कहां पर, इन इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 1 implies that x की जगह में इस बार क्या लिया है, b इज इक्वल टू a इंटू ऑफ b माइनस ऑफ b प्लस ऑफ b इंटू ऑफ b माइनस ऑफ a, और इस बार b माइनस b हो जाएगा 0, 0 इंटू a हो जाएगा 0, और ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो दिस implies that यहां से b इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म खत्म हो गया, कितना बचा, b इंटू ऑफ b माइनस ऑफ a, और दिस implies that कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल b माइनस a, यानी कि जो a b हमको फाइंड करना था वो दोनों को फाइंड कर लिया। यानी कि हम लोग इस a के जगह पे स्मॉल a डिवाइडेड बाय स्मॉल a माइनस b रखेंगे, और इस b के जगह पे स्मॉल b डिवाइडेड बाय स्मॉल b माइनस a रखेंगे, तब जाकर के इधर वाला RHS को कैलकुलेट करेंगे तो E वाला LHS मिलेगा। और जब देखो, मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैं अपने लाइफ का पहला वीडियो शूट कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, मैं भी हल्का फुल्का नर्वस हो जा रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे सामने जो मेरा टीम बैठा हुआ है इन लोग भी गड़बड़ कर रहा है, तो भाई इसको कंसीडर करना है कहीं, और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, अभी हम लोग सीखे कि सुनिए ना, a के जगह पे स्मॉल a डिवाइडेड बाय स्मॉल a माइनस b रखिएगा, और डिवाइडेड बाय x माइनस a अपना जगह पे, और प्लस इस b के जगह पे स्मॉल b डिवाइडेड बाय b माइनस a टोटल डिवाइडेड बाय x माइनस b रखिएगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा ना, तो किसके बराबर आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू ऑफ x माइनस b के बराबर आ जाएगा। अब सवाल है कि हमको तो इसका इंटीग्रेशन करना था, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेट कर दिए और इस फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर दिए। अब चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो खानदानी में dx लगाना पड़ेगा। अब सिंपल सा बात है, हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी कि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं क्योंकि इसी के बराबर तो ये चीज है। अब सिंपल सा बात है कि हम लोग इंटीग्रेशन के दुनिया में क्या जानते हैं, पहली बात तो ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन को अलग अलग किया जा सकता है, और दूसरी बात क्या जानते हैं कि अगर इंटीग्रेंड के अंदर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखेगा, हम सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि हम इंटीग्रेशन करेंगे a डिवाइडेड बाय a माइनस b टोटल डिवाइडेड बाय x माइनस a को अलगे से, और प्लस इंटीग्रेशन करेंगे b डिवाइडेड बाय b माइनस a टोटल डिवाइडेड बाय x माइनस b को अलगे से। और चूंकि इंटीग्रेशन के दुनिया में ये भी नियम है कि भाई साहब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट के नाम पे कौन है, a डिवाइडेड बाय a माइनस b, तो बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ a इंटू ऑफ dx प्लस ऑफ, चूंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर निकालने का फैशन है, बाहर निकालो, b डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू ऑफ, यहाँ बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस b
इंटू ऑफ dx। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है भैया आपको इसको इंटीग्रेट करना था, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना था, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना था, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना था। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये भाई साहब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भाई साहब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दोनों का इंटीग्रेशन लोग आसानी से जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड अंडर नीचे वाला। कैसे? अगर याद नहीं है याद करा देते हैं। अगर तुम नीचे वाला को डिफरेंशिएशन करते हो और ऊपरे वाला मिल जाता है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? लॉग मॉड अंडर नीचे वाला। नीचे वाला को डिफरेंशिएशन करते हो, ऊपरे वाला मिल जाता है तो आंसर क्या लिखेंगे? लॉग मॉड अंडर नीचे वाला। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम क्लास 12 में ये सब समझा होगा, मैंने याद होगा तुमको। तो इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, देख लो बढ़िया से, दिमाग में रखना बढ़िया से। यहाँ पर करते हैं। इसके बाद इक्वल यहाँ दिए, इसके बाद वाला इक्वल यहाँ दिए। a डिवाइडेड बाई a माइनस बी अपना जगह पे है, और चूंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और a चूंकि कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। 1 माइनस 0 1 होगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर भिड़ा, और चूंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर भिड़ा तो इसका आंसर होगा लॉग मॉड अंडर नीचे वाला x माइनस ऑफ a। बीच में प्लस है तो प्लस, ये कांस्टेंट जब कहते हैं b डिवाइडेड बाई b माइनस ऑफ a इनटू ऑफ, और यहाँ पर भी एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, और b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा। 1 माइनस 0 1 होता है, यानी कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर भिड़ा, इसलिए इसका भी आंसर होगा लॉग मॉड अंडर x माइनस ऑफ b। और खानदानी चीज तुमको पता होगा, इंटीग्रेशन में c लिखा जाता है, और यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट के अंदर पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाए। अब ध्यान से सुनो, अभी हमको जिस भी इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करना है पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये, क्या ये px बाई qx के फॉर्म में है? बोलना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि क्या px पॉलिनोमियल है, क्या qx भी पॉलिनोमियल है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भाई साहब इंटीग्रेंड के रूप में बैठे हुए हैं वो कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन। अब ध्यान से देखो कि जो ऊपरे वाला पॉलिनोमियल है वो कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है। और नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है वो कितना डिग्री का है? 3 डिग्री का है, क्योंकि इसका वाला एक पावर, इसका वाला एक पावर, इसका वाला एक पावर, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर 3 आएगा। दैट्स व्हाई हम ये बोल रहे हैं कि ये 3 डिग्री का है, यानी कि ये 3 डिग्री का है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx से क्या है? छोटा। डिग्री ऑफ qx से क्या है? अरे भैया जब ऐसा होता है तो हम कैसा फंक्शन बोलते हैं? अरे बोले तो थे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और जब कभी भी आपको प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिलेगा तो आप डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। अरे पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ना? है पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कब? तब जब क्या मिलेगा? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और अगर हम किसी भी इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहला बात क्या होता है कि जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस 3 को क्या मान लेते हैं? ध्यान से देखो, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई पहला फैक्टर एक्स प्लस 1। देखिए ऐसा कब कर सकते हैं? जब नीचे वाला लीनियर रहेगा तभी ऐसा कर सकते हैं। लीनियर नहीं रहेगा यानी कि क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्या कर सकते हैं, या होल पावर 2 रहेगा तो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। लेकिन लीनियर रहेगा तो पूरा सिंपली कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक तो नीचे वाला एक तो फैक्टर प्लस ऑफ एक और नया कांस्टेंट और दूसरा वाला फैक्टर यानी कि x प्लस ऑफ 2। ठीक उसी प्रकार तीसरा नया कांस्टेंट और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस, अगर और एक आध टर्म होता मान लो x प्लस 4 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? प्लस d डिवाइडेड बाई x प्लस एक 1 होता x प्लस 5 होता, यहाँ क्या लिखते हैं? e डिवाइडेड बाई x प्लस 5। इसी तरीके से प्रोसीड करने जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट नीचे वाला सब के सब फैक्टर जो है वो लीनियर होना चाहिए यानी कि मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होना चाहिए। अब सुनो बात ध्यान से, इसके बाद क्या? इसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स लगेगा भाई। इधर वाला जो कहते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ऑफ 1
इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस 3। ये जो सिंपल मैथमेटिक्स को हम प्रोसीड कर रहे हैं, उसको करने के पीछे मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है ये ए बी सी का वैल्यू निकालना, क्योंकि इस तरीके से प्रोसेस करके जो ए बी सी निकलता है वही ऐसा ए बी सी है जिसको जब इधर रख करके एने वाला को कैलकुलेट करेंगे तो एने वाला मिलेगा। तो अब ध्यान से समझते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3। अब सिंपली यहां पर ये भिड़ गया तो ए के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स प्लस 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस 3, प्लस यहां पर ये वाला भिड़ गया तो बी के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स प्लस 1 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3, प्लस यहां पर ये वाला भिड़ गया तो सी के साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2। और चूंकि ये टर्म दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा और अब बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ बी इंटू ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ सी इंटू ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू ऑफ एक्स प्लस 2। और इसका एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन के अंदर बताए थे कि जो इक्वेशन 1 है वो क्या है? अरे का है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि भाई साहब एक्स का कोई भी वैल्यू उठाइए और इसके अंदर डालिए, एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा, जो मन करता है वो उठा लीजिए। अब हम लोग इस ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए अपने मन से इस आइडेंटिटी के अंदर एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। एक्स का वैल्यू पुट करते समय हम आपको एक रास्ता बताते हैं कि चालाकी ये करना है कि एक्स का वैल्यू हमेशा वो चूज करना है जिससे यहाँ का मैक्सिमम टर्म 0 बन जाए। हालांकि हम एक्स का वैल्यू वो भी चूज कर सकते हैं जिससे 0 बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चालाकी ये है कि एक्स का वैल्यू वो चूज कीजिए जिससे यहाँ मैक्सिमम टर्म 0 बन जाएगा। जैसे कि समझाना चाहेंगे, अगर हम एक्स का वैल्यू मान लो -1 लेते हैं, -1, तो -1 लेने के चक्कर में यहाँ वाला टर्म क्या हो जाता? 0। और चूंकि ये वाला टर्म 0 बन जाता तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाता, और ये वाला भी 0 बन जाता तो चूंकि ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाता। अब ये पूरा का पूरा टर्म अगर 0 बन जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। और उसी प्रकार हम एक्स का वैल्यू और कोई चालाकी से सोचेंगे जिससे कि और कोई ऐसा टर्म खत्म हो जाए जिससे कोई ना कोई कांस्टेंट हर बार निकल जाए। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, चालाकी करने वाले, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है -1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहां से मेरे को क्या निकल जाएगा? ए का वैल्यू निकल जाएगा। और हम यहीं पर पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू -2b, क्योंकि -2 पुट करने से ये टर्म 0 हो रहा है और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा? b। और उसी प्रकार x इक्वल टू एक और वैल्यू डाल देते हैं, क्या? 3 डालेंगे तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, और उससे क्या निकल जाएगा? c। रेस्पेक्टिवली पुटिंग x इक्वल टू ये सब रेस्पेक्टिवली कहां पर? इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या क्या मिलेगा, देख लो क्या क्या मिलेगा। जब तुम x इक्वल टू -1 डाला तो बोलो रहे इधर क्या आने वाला है? x इक्वल टू -1 इक्वेशन 1 में डाल रहा है ना, तो यहाँ क्या आने वाला है? -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ऑफ -1 प्लस 2, अरे x की जगह पे -1 इंटू ऑफ -1 प्लस 3, अरे x की जगह पे -1, और यहाँ पे -1 डालेंगे तो -1 प्लस 1 ये 0। अब ये 0 हो गया तो एने वाला कुछ भी आए वो पूरा टर्म 0, यानी कि वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और उसी प्रकार ये वाला भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ से आगे के कैलकुलेशन करो, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू a इंटू ऑफ, यहाँ कितना आया? 1, और यहाँ कितना आया? 2। तो दिस इंप्लाइज दैट ये पूरा कैलकुलेशन 2 है, तो a का वैल्यू एक बार में कितना निकलेगा? 1/2, यानी कि a क्या रखेंगे? 1/2। अब हम लोग क्या डालने वाले x का वैल्यू? -2 डालो, तो -2 डालेंगे तो इसका एलएचएस क्या आएगा? अरे -2 का स्क्वायर आएगा ना। अब ध्यान से देखो, इज इक्वल टू -2 डाले तो ये टर्म पूरा क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर 0 बन गया, -2 डालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? प्लस b इंटू -2 प्लस 1
इंटू ऑफ -2 + 3, और ये वाला टर्म -2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, बनेगा ना पूरा टर्म 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ये वाला कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो केवल ये बचेगा b इंटू ऑफ, यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा 1। दिस इंप्लाइज दैट ये टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस बी आएगा, तो माइनस बी आएगा तो बी इज इक्वल टू बेसिकली कितना के बराबर आएगा -4, अरे माइनस बी इक्वल टू 4 तो बी इक्वल टू -4, तो बी का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार हमको डालना है अब तीसरा में क्या, x इक्वल टू -3, तो जब x इक्वल टू -3 डालेंगे तो फिर से LHS कितना के बराबर -3 के होल स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू, क्योंकि -3 डालेंगे तो ये टर्म 0 होगा, इसका 0 होने के बाद से पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि इधर कितना बचा 0 प्लस, अब फिर से -3 डालने से ये टर्म 0, इसके वजह से पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचा 0 प्लस c इंटू ऑफ क्या डाल रहा है -3, डालो c इंटू ऑफ -3 प्लस 1 इंटू ऑफ -3 प्लस 2, नहीं 2 ना है, क्लियर है, यहाँ कितना आया 9, ये 0 + 0 0 हो गया, यहाँ कैलकुलेशन करो c इंटू ऑफ और माइनस, ये पूरा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2c, और दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू कितना आएगा, यही a b c है जो यहां रखा जाए और इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये मिल जाएगा, बात समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं, अब सिंपल बात है, सिंपल बात, ये सब पहले से लिखा हुआ है, ये जानबूझ के हम लिखा हुआ छोड़ दिए हैं ताकि हम अच्छे से समझा सके, बाकी तुमको उसके बाद का प्रोसेस ऐसे करना। अब ध्यान से देखो, यहाँ साफ साफ पता है कि हम a के जगह पे 1/2 रखेंगे और b के जगह पे -4 रखेंगे और c के जगह पे 9/2 रखेंगे, और तब जाकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा किसके बराबर आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू ऑफ x + 2 इंटू ऑफ x + 3। और चूंकि हमको जो क्वेश्चन दिया उसमें हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है और इसके बराबर ये है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहिए तो हमको इसका इंटीग्रेट, लेकिन हम करके देंगे इसका इंटीग्रेशन। कारण क्या है, क्योंकि आप जिसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोले हैं उसी के जगह पे ये चीज लिखा हुआ है, उसी के बराबर लिखा हुआ है, तो बराबर बात है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये मेरे लिए इंटीग्रेट करना आसान है, इसीलिए हम इसी को इंटीग्रेट करते हैं। अब अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या फैशन है। पहला फैशन तो ये है कि हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दूसरा फैशन ये है कि हम कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, तो इस बार दोनों काम एक ही साथ कर रहे हैं। जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट का नाम पे कौन है, बाहर निकला, अब इंटीग्रेशन किसका करने के लिए बच जाएगा 1/x प्लस इंटू ऑफ dx, अलग हो गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर कांस्टेंट का नाम कौन है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन करने के लिए कौन बचा 1 इंटू ऑफ dx, हो गया अलग इंटीग्रेशन। उसी प्रकार यहाँ पर कांस्टेंट के नाम पे 9/2 है, अब इंटीग्रेशन करने के लिए बचा x + 3 इंटू ऑफ dx। अब ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका मतलब इसका करना था, क्योंकि उसी के बराबर चीज था, और इंटीग्रेशन के अंदर फैशन था अलग अलग करने का, कांस्टेंट बाहर निकालने का, सब कुछ कर दिए। अब नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल सा बात है। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस, यहाँ का प्रोसेस यहाँ से किया जा रहा है, समझते हैं। अब ध्यान से देखो 1/2 अपने जगह पे है, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाला का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ऊपरे वाला होगा, क्योंकि होगा ना, तो नीचे वाला का डिफरेंस ऊपरे वाला हो जाता है, तो आंसर को क्या लिख पाते हैं log mod अंडर नीचे वाला, माइनस का संग है तो -4 है तो 4, यहाँ पर भी वही बात है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बढ़ जा रहा है। अब चूंकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बढ़ जाता है, तो आंसर क्या लिखते हैं log mod अंडर नीचे वाला, प्लस के जगह पे प्लस है, 9/2 के जगह पे 9/2 है, और यहाँ पर भी वही बात है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बढ़ जा रहा है, और चूंकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बढ़ जाता है, तो आंसर लिखते हैं log mod अंडर नीचे वाला और खानदानी चीज सी। यही है इस क्वेश्चन का आंसर।